मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार, सेक्रेटरी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेंस सोसाइटी, अपने इस चैनल ग्राम स्वराज एक संवाद पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अपना पिछला वीडियो अपलोड किया था जिससे आप लोग अवेयर होंगे, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह इंट्रोडक्टरी वीडियो है, कि आप लोग अवश्य देखें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि मैं पंचायती राज व्यवस्था पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि ग्राम स्वराज की संकल्पना पंचायती राज व्यवस्था से ही आती है। और पंचायती राज व्यवस्था हमारे सिस्टम में, हमारी संस्कृति में बहुत ही पुरानी है। पंचायती राज व्यवस्था ऐसे तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया, लेकिन इसके पहले से ही एंशिएंट पीरियड से यह व्यवस्था और यह प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही है। हम जब बात करते हैं पुरातन समय की, जिसमें कि हम रामायण काल की बात करते हैं, हम बात करते हैं महाभारत काल की, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हमें मिलती है। हमें पंचों की बात मिलती है, ठीक है ना, पंचों की बात मिलती है। और पंच से ही हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पंचों की जो व्यवस्था है और पंचों की जो बात है वह क्या है? तो प्राचीन काल में जो पुरातन व्यवस्था थी उसमें ग्रामीण स्तर पर, ठीक है ना, ग्रामीण स्तर पर 5 लोगों को गांव से चुन लिया जाता था, जो बहुत ही मानिंद व्यक्ति होते थे और जिन्हें गांव के लोग स्वीकार करते थे, जिनकी स्वीकार्यता गांव के लोगों के बीच में होती थी। और सामान्यतः बुजुर्ग लोग होते थे, जिन्हें की बहुत ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रहती थी, वह सोशल वेलफेयर के काम में ही लगे रहते थे। और कोई भी समस्या यदि आती थी तो वह समस्या लेकर लोग उनके पास ही जाते थे, ठीक है। और ये जो 5 व्यक्ति थे वह पंच के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, उन्हें पंच के रूप में जाना जाता था। और 5 थे इसलिए वह पंच के रूप में उन्हें जाना जाता था। तो यह पंच जो थे वह न्यायाधीश के रूप में थे, समाज सेवक के रूप में थे, प्रशासक के रूप में थे, वो सभी रूपों में वह जाने जाते थे। यदि कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती थी तो वे लोग पंच के पास ही जाते थे और वह पंच ही उस पर अपना फैसला सुनाते थे। दूसरी चीज यह थी कि यदि कहीं पर कोई न्यायिक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जमीन संबंधी विवाद खड़ा हो गया या किसी और कोई विवाद खड़ा हो गया, तो लोग पंचों के पास ही जाते थे और पंचों का फैसला जो है वह सर्वमान्य होता था, उसको कोई भी काटता नहीं था और वह एक कानून की तरह ही वहां पर लागू होता था। उस समय न तो लोग थाने की बात करते थे, न न्यायालय की बात करते थे, कहीं की बात नहीं करते थे, ठीक है। वह सिर्फ और सिर्फ बात करते थे पंचों की। इसलिए मैंने कहा कि पंच जो थे उन्हें भगवान का रूप दिया गया था, और वह पंच जो थे उन्हें एग्जीक्यूटिव राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट, जुडिशियल राइट, सभी राइट समझिए गांव के लोगों ने दिया था, ठीक है। और यह लोग चुनकर ही आते थे, ठीक है ना, ये चुनकर ही लोग आते थे, सर्वमान्य तरीके से यह लोग चुनकर ही आते थे। तो वह इलेक्शन की जो प्रथा थी वह सर्वमान्य इलेक्शन की प्रथा थी। आज की जो इलेक्शन की प्रथा नहीं है कि गोली बारूद चल रहा है और 10 लोग खड़े हो गए हैं। वहां पर जो सर्वमान्य तरीके से, जो यूनानिमसली तरीके से लोगों को चुनकर वहां पर भेजा जाता था। आप देखते होंगे और सुनते होंगे, आप अपने दादी नानी सभी लोगों से यदि आप कहानी सुनते होंगे तो सुनते होंगे गांव में चौपाल लगता था, ठीक। और उसी चौपाल पर तो वे लोग पंच जो थे वह बैठा करते थे और वहीं पर वो अपना फैसला देते थे, और वह फैसला अंतिम फैसला होता था। मेक इट ए पॉइंट। तो फैसला जो है वह अंतिम फैसला होता था, उसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और मैं एक बात और भी आपको बतला दूं कि पंच जो फैसला देते थे वह यह मानकर फैसला देते थे कि वह भगवान की जगह, भगवान ने उन्हें इस जगह पर बैठाया है, इसलिए उनसे किसी प्रकार की कोई गलती न हो। वहां पर वह कोई पक्षपात नहीं करते थे। यदि वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनके परिवार में भी आती थी तो जो न्याय संगत जो फैसला होता था वो वही देते थे। देखिए इसका फायदा क्या था, ठीक है। आप यदि उठाकर देखेंगे एंशिएंट पीरियड से लेकर पूरे अंग्रेजों के आने तक, मतलब अंग्रेजों के आने के कुछ समय बाद तक भी हमारा गांव जो था वह पूरी तरह से स्वावलंबी था। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। क्यों ऐसा था, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता क्यों ऐसा था? यह पंचों के कारण ही ऐसा था।
हमारा गांव पूरी तरह से स्वावलंबी था। वहां पर कोई बार्टर सिस्टम की प्रथा थी, मैंने सामान दीजिए सामान लीजिए, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते थे। कोई भी कहीं पर दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं था। यदि किसी की जमीन पर कोई दिक्कत आ भी गई तो दूसरे लोग सहयोग कर देते थे। तो यह सारी बातें जो थी वह उस समय चली आ रही थी। इसीलिए वो उस समय जो था वह ग्राम स्वराज था, बिल्कुल एक गणतंत्र की तरह था, गणतंत्र की तरह था। और उसका फायदा क्या क्या था वह देखिए कि जो डिसीजन मेकिंग था वो गांव के लेवल पर ही था, बहुत ही क्लोजर टू द पीपुल था। क्योंकि जो पंच होते थे वो पंच किनके बीच के होते थे, वो गांव के लोगों के बीच के होते थे। उनकी समस्याओं को समझते थे, उनके डे टू डे लाइफ में क्या डिफिकल्टी आ रही है उसको समझते थे। तो जो निर्णय लिए जाते थे वह निर्णय बहुत ही क्लोजर टू द पीपुल होता था, ठीक है ना। कोई भी निर्णय वह बैठ कर दूर दूर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता था, वहीं पर वह निर्णय लिए जाते थे। दूसरा जो है बहुत रियलिस्टिक प्रोग्राम बनाया जाता था। कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जो होता था वह बहुत रियलिस्टिक होता था। तो पहले प्राचीन काल में या मिडिवल पीरियड तक की बात करें तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम किस तरह का, खेती बाड़ी का डेवलपमेंट, कहाँ पर बावड़ी बनेगी, कहाँ पर तालाब बनेगा, कहाँ पर सरोवर बनेगा, कहाँ पर कुआं बनेगा, इन सारी चीजों को डेवलपमेंटल वर्क के रूप में जाना जाता था। कहाँ पर किस ढंग से लोगों का विवाह संपन्न होगा, क्या क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध होगी, ठीक है। कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको किस ढंग से उसका गुजारा होगा, ठीक है ना। कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसको किस ढंग से सपोर्ट दिया जाएगा, ये सारा कुछ गांव के स्तर पर ही होता था। आज जो अंत्योदय योजना से लेकर सारी योजना चल रही है वो ऐसी योजना पहले से भी वहां मौजूद थी। तो गांव में यदि किसी के यहाँ खेती अच्छी हो रही है और वो सरप्लस अनाज उनके यहाँ है तो वे लोग बेचते नहीं थे, बल्कि गांव का ही जो गरीब व्यक्ति था उसको वह देते थे। तो गांव के स्तर पर ही अंत्योदय योजना इस तरह की चल रही थी। दूसरी चीज है कि तुरंत ही अटेंशन मिलता था। यदि मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया तो इमीडिएटली पंचों को इसकी खबर होती थी, गांव के लोगों को इसकी खबर होती थी और तुरंत इसको अर्जेंट अटेंशन मिलता था। या फिर मान लीजिए किसी की बेटी की शादी तय हो गई है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गांव के लोगों को यह बात पता होता था और वो गांव के लोग उसको अपने स्तर पर ही निपटाते थे। तो ये सारा जो निर्णय था वो सारा लिया जाता था। जैसे आज आप देखते होंगे कन्या विवाह योजना सरकार चला रही है, लेकिन ऐसी योजना तो पंचों के समय में और पंच के समय में ही यह प्रथा चल रही थी और गांव के स्तर पर ही उसे निपटा लिया जाता था। उस घर में तुरंत ही अनाज पहुंचा दिया जाता था। पूरे लोग जितने भी लोग थे वो बारात के स्वागत में सभी लोग जुट जाते थे। मतलब पूरा गांव एक परिवार की तरह था, ठीक है। वह सिर्फ और सिर्फ यह पंचों के कारण था और पंच जो थे वह वहां पर सर्वोपरि थे। दूसरा है कि लोकल विजिलेंस जो है वो काफी ज्यादा रहता था। कोई भी डेवलपमेंटल वर्क में कोई लोकल विजिलेंस रहता था, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे और सभी लोग उस चीज को देखते थे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यह मैं आपको बतला दूं कि वहां पर जो ग्राम स्वराज था तो वह कैसे था। जैसे मान लीजिए गांव में ही आपके कोई किसान है, कोई कुम्हार है जो कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है, कोई लोहार है जो लोहे का बर्तन बना रहा है, कोई मोची है जो जूता गाट रहा है, और कोई नाई है जो बाल काट रहा है, कोई धोबी है जो कि कपड़ा धो दे रहा है। ये सारे लोग गांव में ही थे और वो पैसा नहीं लेते थे, वह साल में अनाज लेते थे, ठीक है। अनाज के बदले वह सेवा देते थे। इसीलिए हमारा गांव जो था वह बिल्कुल ही वह एक स्वावलंबी गांव था। और यही कारण था कि एंशिएंट पीरियड से लेकर अंग्रेजों के आने तक कितनी क्रांतियां हुई, कितने कितने विद्रोह हुए और क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन गांव पर इसका असर नहीं पड़ा। तो हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था थी इतनी मजबूत थी कि कोई भी सरकार आती थी और कोई भी सरकार जाती थी, कोई भी इन्वेडर्स आते थे और कोई भी इन्वेडर्स जाते थे, उससे गांव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यह सिर्फ और सिर्फ ये पंचायती राज व्यवस्था के कारण था। तो बाद में चलकर इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 1830 में मेटकाप ने एक रिपोर्ट डाली थी और वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई, जहां पर उन्होंने यह कहा था कि भाई यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वहां पर लोग तो बिल्कुल उनका अपना गणतंत्र है, वह बिल्कुल ही अपने में स्वावलंबी हैं और इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सोचिए क्या सेंटेंस यूज किया गया था मेटकाप के द्वारा कि यहाँ के लोग इतने स्वावलंबी हैं जिसके चलते वह निर्भीक हैं
और वहां पर गणतंत्र है, वहां पर उनका अपना साम्राज्य है, उस गांव में घुसना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जब तक इस व्यवस्था को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम इनके ऊपर अपना अपना शासन नहीं चला सकते हैं, इन्हें गुलाम हम नहीं बना सकते हैं। मैं आप लोग को बतला दूं, चाहे वह मुगल आए, चाहे जो भी आए भारत में, लेकिन भारत की ग्रामीण आबादी गुलामी की जिंदगी नहीं जी रही थी। वो अपने आराम के साथ अपने अपने गणराज्य को अवेल कर रही थी और वहां पर वह स्वतंत्र जिंदगी जी रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस व्यवस्था को तोड़ा, उसके बाद ही विद्रोह सब शुरू हुआ और अंग्रेजों को इसलिए लोगों ने बाहरी माना और यही कारण था कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया, क्योंकि उन्होंने पूरी ग्रामीण व्यवस्था को ही तोड़ दिया था। और जब ग्रामीण व्यवस्था को तोड़ दिया था तो वह उनका जो गणराज्य था वह टूट गया और वो अपने आप को गुलाम महसूस करने लगे। तो यह तो थी अंग्रेजों की बात और वह हमारे ग्राम स्वराज की बात। अब मैं आता हूँ आजाद भारत पर। तो आजाद भारत के बाद जब भारत हमारा आजाद हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था के इम्पोर्टेंस को बहुत ही ज्यादा महसूस किया गया। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के बहुत बड़े पक्षधर थे और उस समय 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। उसी के तर्ज पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और बाद में चलकर 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो कि बहुत ही नामी आदमी थे, वो गुजरात के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, बहुत ही नामी पार्लियामेंटेरियन थे और वह बहुत ही विद्वान आदमी थे। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना को आजाद भारत में सबसे पहले वो सामने लाए और उन्होंने ही सबसे पहले 3 टियर सिस्टम की बात कही, जिसमें उन्होंने ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कही और ब्लॉक के स्तर पर उन्होंने पंचायत समिति की बात कही और जिला के स्तर पर जिला परिषद की बात कही। और आज भी पूरे देश में मोर और लेस उनके इसी रिकमेंडेशंस के आधार पर ही जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो उन्होंने 1959 में अपना रिकमेंडेशंस दिया और उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया। ठीक है ना, बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया और जो कमेटियों का गठन किया गया था वह कमेटी थी संथानम कमेटी 1963, अशोक मेहता कमेटी 1977, जीवी के राव कमेटी 1985, एलएम सिंघवी कमेटी 1986। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी वह बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, और दूसरी थी एलएम सिंघवी कमेटी जो कि वह जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और इनके रिकमेंडेशंस के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन किया गया। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस अपने दिए थे जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशंस जो है वह दिए थे। पहला इन्होंने जो रिकमेंडेशंस 10 रिकमेंडेशंस थे, इसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सुशासन को संविधान द्वारा मान्यता दी जाए। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्थान दिया गया। दूसरा, पंचायती राज को कर लगाने का अधिकार दिया जाए। मैं इन सारी चीजों को एनालाइज करूंगा आपने अगले वीडियो में, पहले मैं रिकमेंडेशंस की बात कर रहा हूँ। पंचायती राज को कर लगाने का अधिकार दिया जाए। तीसरा, उन्होंने कहा वित्तीय व्यवस्था को सक्षम बनाने हेतु स्वतंत्र वित्त आयोग का गठन किया जाए। चौथा, उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का नियत समय पर चुनाव, ठीक है ना, प्रत्येक 5 वर्षों पर उन्होंने चुनाव की बात कही, जो कि झारखंड में अभी पिछले 2 साल से चुनाव टल रहा है। और उसके लिए उन्होंने स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही। उन्होंने 5वां कहा, पंचायती राज में यदि कोई पद रिक्त होता है, जैसे किसी के मरने पर, किसी के रिजिग्नेशन पर यदि कोई पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराकर उस पद को भरा जाए। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि 6 महीना से ज्यादा किसी पद को खाली नहीं रखा जाए। और उन्होंने कहा केवल प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही, केवल प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही जनप्रतिनिधियों का, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका चुनाव कराया जाए। और इसके अलावा जो कहा उन्होंने साथ में, न्याय पंचायत का समावेश किए जाने का प्रावधान किया जाए। न्याय पंचायत का मतलब क्या है कि जो न्याय हो वह गांव के स्तर पर ही हो। यह चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं तो उन्होंने न्याय प्रणाली पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत का समावेश किया जाए। यदि न्याय पंचायत का समावेश इसमें हो जाता है तो जो लोड है अभी हमारे ऊपर केस का इतना ज्यादा हमारे जुडिशियरी पर,
वो निश्चित रूप से वह कम होगा। फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पद धारकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, इन्होंने कहा। और दूसरा इन्होंने कहा कि पंचायती राज्य प्रतिनिधियों को सभी विकास कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी जाए और उन पर पंचायती राज व्यवस्थाओं का ही पूर्ण नियंत्रण हो। यह इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर इसको कहा। इन सारी चीजों की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा कि मैं यहाँ पर आपको लोगों को बतला दूं कि जो चुनाव हुए हैं, पहले जो हमारा आजादी के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था थी, बाद में चलकर बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसको अलग कर मैं देखता हूँ, तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें तीन साल पर चुनाव होते थे और बाद में चलकर उसको 5 साल किया गया। सबसे पहला चुनाव जो हुआ वह 1952 में हुआ, दूसरा चुनाव 1955 में हुआ, तीसरा चुनाव 1958 में हुआ, चौथा चुनाव 1962 में हुआ और उसके 10 साल के बाद चुनाव हुआ 1972 में। उसके बाद से ही पंचायती राज व्यवस्था में गिरावट आनी शुरू हो गई और उसके बाद जाकर 6 साल के बाद 1978 में हुआ और फिर जाकर 1978 में जो चुनाव हुआ उसके बाद चुनाव 2001 में हुआ। आप सोचिए कि कितनी गिरावट आती चली गई। तो बाद में जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया, झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में 2001 में इसको लागू किया गया। इसके पहले मैं थोड़ी सी और चर्चा कर दूं कि जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के बाद जो पहला स्टेट, संविधान संशोधन के बाद जो पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट किया हुआ था मध्य प्रदेश। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले जो अडॉप्ट किया वो था मध्य प्रदेश। पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को इसको अडॉप्ट कर लिया और पहला स्टेट बना मध्य प्रदेश और दूसरा स्टेट बना आंध्र प्रदेश। झारखंड का गठन 2001 में हुआ, पहले वह बिहार के साथ था और 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया और 1978 के बाद 32 सालों के बाद झारखंड में पंचायती राज का चुनाव हुआ और अब यह चुनाव जो है ऑलमोस्ट पूरे देश में रेगुलर तरीके से ये सारे चुनाव होते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और ग्राम स्वराज की दिशा में यह बहुत ही इफेक्टिव कदम है। तो मित्रों, मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करता चलूँगा और अभी जो चुनाव होने वाले हैं झारखंड में उसकी चर्चा भी मैं करूँगा, जो नोटिफिकेशंस आएंगे उसकी चर्चा भी मैं करूँगा और मैं आप लोगों को लगातार इस पर अपडेट भी देता रहूँगा जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है पंचायती राज पर। आज तो मैं कॉन्सेप्चुअल स्तर पर बात कर रहा हूँ, जो इसके कॉन्सेप्ट है पंचायती राज का इसकी बात कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा फोकस जो है वह झारखंड पंचायती राज व्यवस्था पर होगा क्योंकि यह झारखंड चैप्टर है। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि गुजरात जो है वन ऑफ द बेस्ट राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था चल रही है और बहुत ही इफेक्टिव व्यवस्था चल रही है। इसको देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और एडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो मित्रों, धन्यवाद, आपने वीडियो देखने में समय दिया और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और यदि अभी आप लोगों ने बेल आइकॉन को पुश नहीं किया तो उसे पुश कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको एक बात और भी बतला दूं कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम है। धन्यवाद।